नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने भारत में सूर्यवंश की स्थापना की। छात्रों, जैसा अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि बाबर ने 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके अफगान वंश को सल्तनत काल के में जो अफगान वंश था उसे समाप्त कर दिया था। जो लोदी राजाओं का शासन था, लोदी सुल्तानों का शासन था, उसे समाप्त कर दिया तथा भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी। बाबर की 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में बाबर का जो पुत्र है हुमायूं, वो भारत का मुगल बादशाह बनता है। परंतु हुमायूं को शेर शाह सूरी नाम का अफगान शासक है, ये अफगान शासक भारत में टिकने नहीं देता है और हुमायूं को शेर शाह सूरी पराजित करके और भारत से बाहर खदेड़ देता है और द्वितीय अफगान वंश अर्थात सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह सूरी कर देता है। तो छात्रों, जो शेर शाह सूरी है इसका शासन सीमित होता है 1540 से 1545 ईस्वी तक ही। ये मात्र 5 वर्ष शासन कर पाता है, परंतु इन 5 वर्षों में इसने भारत को अनेक चीजें प्रदान की। जैसे इसने सड़कों का निर्माण करवाया, इसने विकास कार्य करवाए, भूमि की इसने पैमाइश करवाई तथा जनता की भलाई का इसने अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त छात्रों, इसने जो विजय अभियान किए, विजय अभियान के अंतर्गत इसने मात्र 5 वर्षों के अंदर ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना इसने कर दी। इसने बंगाल, बिहार, दिल्ली, आगरा, राजपुताना, मुल्तान, कखर प्रदेश, सिंध के क्षेत्रों पर, लाहौर, पंजाब के क्षेत्रों पर इसने अधिकार करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो छात्रों, जो हमारा टॉपिक है आज का शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी के बारे में छात्रों हम आज अध्ययन करेंगे। शेर शाह सूरी का जन्म। छात्रों, इसके जन्म की जो तिथि है अर्थात इसकी जो दिनांक है, डेट है, अर्थात इसका सन है, इस सन में क्या है कि वाद है 1472 ईस्वी तथा 1486 ईस्वी। इसकी दो इतिहास में दो इसकी डेट मिलती है जन्म की। जो सन इसके दो मिलते हैं 1472 ईस्वी तथा 1486 ईस्वी। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी 1472 ईस्वी कौन बताता है छात्रों? डॉक्टर आर पी त्रिपाठी। आर पी त्रिपाठी, डॉक्टर आर पी त्रिपाठी तथा डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव, डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव, ये दो विद्वान हैं। ये क्या बताते हैं कि इसकी जो जन्म हुआ था, इसका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। लेकिन डॉक्टर कानूनगो हैं, कौन छात्रों? डॉक्टर कानूनगो ये बताते हैं कि इसका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। तो इसकी जो ये डेट है अर्थात इसकी जो जन्म का जो समय है, जन्म के समय के अंदर इतिहासकारों में मतभेद है। इसके पिता का नाम क्या था? हसन। पिता कौन था छात्रों? हसन खां। इसका पिता छात्रों सहसा राम, बिहार के अंदर स्थित है सहसा राम। कहाँ स्थित है छात्रों? बिहार में स्थित सहसा राम का क्या था? ये जागीरदार था। कहाँ का? जागीरदार, अर्थात जागीर थी इसके पास में। हसन खां के पास में इसकी सहसा राम की जागीर थी। सहसा राम के छात्रों 4 पत्नियां थी, जिसमें की बड़ी पत्नी थी, सबसे बड़ी वाली पत्नी, उससे जन्म हुआ किसका? शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी किसका जन्म हुआ छात्रों? शेर शाह सूरी का। तो शेर शाह सूरी का जो वास्तविक जो नाम था वो क्या था छात्रों? फरीद इसका नाम है, शेर शाह सूरी। तो इसका जब ये भारत का मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, उस समय ये शेर शाह सूरी के नाम से बैठता है। तो उस समय क्या है, इसका नाम पड़ता है शेर शाह। लेकिन अभी इसका जो नाम है अर्थात जो इसका वास्तविक जो नाम है वो क्या है छात्रों? फरीद। इसका शेर शाह का। तो फरीद कौन? फरीद की जो के पिता है, फरीद के पिता हसन खां के 4 पत्नियां हैं। सबसे जो बड़ी पत्नी है
इनका जो पुत्र है वो कौन है, फरीद है। परंतु हसन खां अपनी चौथी पत्नी और जो सबसे छोटी पत्नी है अर्थात चौथे नंबर की जो पत्नी है उससे अधिक प्रेम करता है, उससे उसका अधिक लगाव है, इसलिए जो वो उसकी बातों में आ जाता है तथा फरीद और तथा इसकी माँ की उपेक्षा करता है। कौन करता है, हसन खां। फरीद तथा उसकी माँ की उपेक्षा करता है। और फरीद जब 22 वर्ष का होता है छात्रों, कितने वर्ष का, 22 वर्ष। फरीद जब 22 वर्ष का होता है तब फरीद तथा उसके पिता हसन खां के मध्य जो आपसी झगड़ा हो जाता है। आपसी झगड़े का कारण क्या है, हसन खां है। हसन खां को जो उसकी सबसे छोटी जो पत्नी है वो उकसाती रहती है, किसके खिलाफ भड़काती है, फरीद के खिलाफ भड़काती है। इसलिए फरीद तथा हसन खां का जो झगड़ा हो जाता है, इस झगड़े में क्या होता है छात्रों कि फरीद कहाँ पहुंच जाता है, जौनपुर। कहाँ पहुंच जाता है छात्रों, जौनपुर का जो शासक है, सूबेदार है, वो कौन है, जलाल खां। कौन है छात्रों, जलाल खां के पास में पहुंच जाता है। कौन पहुंचता है, फरीद। वो जलाल खां को कहता है कि मेरे पिता जो है हसन खां से मुझे जागीर प्रदान कराओ, अर्थात जो जागीर है वो दिलाओ। जलाल खां हसन खां से बात करता है तथा फरीद तथा जलाल खां के मध्य समझौता करवा देता है और हसन खां फरीद को सहसाराम जो कि हसन खां की जागीर है यहाँ पर बुला लेता है। परंतु छात्रों यहाँ पर जो इसकी सौतेली माँ है, कौन सी, जो सबसे छोटी वाली जो हसन खां की पत्नी है, ये इसे टिकने नहीं देती है, अर्थात इसके साथ में वो अभद्र व्यवहार करती है, जिसके कारण ये दुखी हो जाता है। और दुखी होकर ये कहाँ पहुंच जाता है, ये 1519 ईस्वी में यह 1519 ईस्वी में यह जो इब्राहिम लोदी कहाँ पहुंच जाता है, इब्राहिम लोदी के पास में पहुंच जाता है। सॉरी छात्रों, तो फरीद कहाँ पहुंच जाता है, इब्राहिम लोदी के पास में पहुंचता है और इब्राहिम लोदी से अपने जागीर दिलाने के लिए प्रार्थना करता है। परंतु इसी समय छात्रों 1520 ईस्वी में फरीद के पिता जो हसन खां की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, फरीद के पिता हसन खां की मृत्यु हो जाती है। और एक बार फिर फरीद सहसाराम, बिहार के अंदर सहसाराम में आ जाता है और अपनी जागीर का प्रबंध करने लगता है। परंतु यहाँ पर भी इसकी सौतेली माता, सौतेले भाई हैं, इसे टिकने नहीं देते हैं। तो छात्रों इस प्रकार से फरीद कभी अपनी जागीर में आता है तथा जागीर से उसे पुनः भगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसका जो जीवन है वो अस्थिर चल रहा है, उसे प्रशासन में काम नहीं करने दिया जा रहा है। अतः जो हसन खां की जो मृत्यु हो जाती है, हसन खां की मृत्यु के बाद में ये अपनी जागीर में शासन प्रबंध करने लगता है। लेकिन इसे यहाँ पर भी इसे जो यहाँ से भी इसे पकड़ करके भगा लेते हैं। जब हसन तब क्या करता है, जो फरीद दक्षिण बिहार के शासक थे बहार खां लोहानी की शरण में चला जाता है। बहार खां लोहानी की शरण में चला जाता है और यहाँ पर अपने कार्य से इन्हें प्रभावित करता है। बहार खां उनसे अत्यंत ही प्रभावित है और फरीद का यहाँ पर प्रभाव बढ़ने लगता है। इसी समय बहार खां को उसके कर्मचारी, उसके प्रशासनिक अधिकारी उसे भड़काने लगते हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि बहार खां के दरबार से भी उसे जाना पड़ता है तथा मुगलों की सेवा करनी पड़ती है उसे। मुगल बादशाह कौन है, बाबर की सेवा करता है और 15 महीने तक इसने क्या किया कि मुगलों की सेवा की। परंतु यहाँ से ये नौकरी छोड़ दी इसने और नौकरी छोड़कर और ये उन्हें एक बार अपनी जागीर में चला जाता है। लेकिन वहां से भी इसे पुनः जागीर में लौटना उन्हें एक बार कहा जाता है। यहाँ से 15 महीने की नौकरी करता है यहाँ पर और नौकरी करने के बाद में उन्हें एक बार अपनी जागीर में आ जाता है सहसाराम में। लेकिन यहाँ पर भी इसे टिकने नहीं देते हैं। तब ये अंत में क्या करता है, बिहार पुणे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बिहार में पुणे ये चला जाता है। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो इसका जीवन है, जीवन अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। 1472 ईस्वी
और कुछ विद्वान कहते हैं कि 1486 ईस्वी में जो फरीद का जन्म हुआ, फरीद के पिता का नाम हसन खां था तथा फरीद की जो उपाधियाँ थी वो थी शेर खां, शेर शाह, इस प्रकार की उसने उपाधियाँ धारण की छात्रों। इसके जब हसन खां जो इसका पिता है छात्रों, हसन खां सहसाराम, बिहार के सहसाराम का क्या है वो प्रबंधक जागीरदार है, तो जागीर का प्रबंध कर रहा है ये। और जो हसन खां की 4 पत्नियां हैं छात्रों। 4 पत्नियों में सबसे बड़ी जो पत्नी है वो फरीद की माता अर्थात शेरशाह की माता है, फरीद की माता है तथा हसन खां अपनी सबसे छोटी पत्नी से अधिक लगाव रखता है और उससे अधिक प्रेम करता है तथा उसकी बातों में आकर तथा अपनी छोटी पत्नी के पुत्रों की बातों में आकर फरीद से झगड़ा कर लेता है। 22 वर्ष की अवस्था में हसन खां तथा फरीद के मध्य झगड़ा हो जाता है। फरीद के मध्य जब झगड़ा हो जाता है तब फरीद जो सहसाराम, जो हसन खां की जागीर सहसाराम से कहाँ चला जाता है, जौनपुर चला जाता है। जौनपुर का जो शासक है, सूबेदार है जौनपुर का जलाल खां। कौन है छात्रों? जलाल खां के शरण में चला जाता है। तो जलाल खां को ये कहता है कि आप मुझे मेरी जागीर उन्हें दिलवाइए। जलाल खां क्या करता है कि सहसाराम का जो जागीरदार था, जागीर थी जिसके पास में कौन था, हसन खां। कौन है ये? फरीद का पिता। जो सहसाराम फरीद के पिता का फरीद के मध्य एक समझौता करवा देता है। कौन करवाता है छात्रों? जलाल खां करवाता है। फरीद का पिता फरीद को सहसाराम में बुला लेता है। यहाँ पर लगभग 8 वर्ष तक, कितने वर्ष तक छात्रों? लगभग 8 वर्ष तक जागीर का प्रबंध करता है तथा फरीद का प्रभाव बढ़ने लगता है, जिससे उसकी सौतेली माँ, जो हसन की सबसे छोटी पत्नी है, वो फरीद की सौतेली माँ, ये सौतेली माँ उससे झगड़ा करती है, सौतेले भाई उससे झगड़ा करते हैं और फरीद को सहसाराम को छोड़ना पड़ता है। और फरीद कहाँ पहुंच जाता है? सहसाराम को छोड़कर उन्हें एक बार जो कहाँ पहुंचता है, इब्राहिम लोदी जो दिल्ली के इस समय सुल्तान है, इब्राहिम लोदी के दरबार में पहुंच जाता है। और इब्राहिम लोदी को 1519 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को फरीद कहता है कि मुझे मेरे पिता से जागीर दिलवाई जाए तथा इब्राहिम लोदी क्या कर रहा है छात्रों? इब्राहिम लोदी उस समय जो अत्यधिक व्यस्त है, क्योंकि भारत पर मुगल बादशाह बाबर का आक्रमण हो रहा है, बाजोर तथा भेड़ा पर आक्रमण हो चुका है, इसलिए वो उसकी सहायता नहीं कर पाता है। परंतु जो फरीद का भाग्य फरीद के पक्ष में है। इसी समय क्या होता है कि 1520 ईस्वी में हसन खां जो कि फरीद के पिता है, उनकी मृत्यु हो जाती है और फरीद कहाँ पहुंच जाता है? अपनी जागीर सहसाराम में एक बार उन्हें पहुंच जाता है। परंतु इस समय भी यहाँ सौतेली माँ तथा सौतेले भाई उन्हें परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जिससे परेशान होकर जो फरीद पहुंच जाता है कहाँ पर? दक्षिण बिहार के जो गवर्नर है बहार खां लोहानी के दरबार में पहुंचते हैं और यहाँ पर इन्हें प्रभावित करके और कार्य करने लगते हैं। बहार खां लोहानी के ये अत्यंत ही प्रिय जो सरदारों में से एक थे। इसी समय जो बहार खां लोहानी के प्रशासन में फरीद का जब प्रभाव बढ़ता है तो बहार खां को कई प्रशासनिक अधिकारी भड़काते हैं, किसके विरुद्ध? फरीद के विरुद्ध। तो फरीद को वहां से बहार खां की नौकरी भी छोड़नी पड़ती है और अंत में फरीद का आ जाता है बाबर ने इस समय इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया है। 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर चुका है और बाबर की जो सेवा करने लगते हैं, मुगलों की नौकरी करने लगते हैं। लगभग 15 महीने तक मुगलों की नौकरी की, किसने की? 15 महीनों तक नौकरी की फरीद ने। यहाँ से नौकरी करने के बाद में पुनः एक बार जो फरीद कहाँ पहुँचते हैं? अपनी जागीर में पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ भी पुनः में टिकने नहीं दिया जाता है। यहाँ से निकलकर कहाँ पहुँच जाते हैं?
बिहार पहुंचते हैं और बिहार में इन्होंने क्या किया कि डिप्टी गवर्नर, बिहार में इन्हें डिप्टी गवर्नर का पद दिया गया। किसका पद? डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर का पद प्राप्त हो गया। इस समय बिहार के शासक है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह है, इन्होंने अपने पुत्र जलाल खां, मोहम्मद शाह का पुत्र कौन है? जलाल शाह, पुत्र है किसका? मोहम्मद शाह का पुत्र कौन है? जलाल खां। जलाल खां का संरक्षक बनाया। संरक्षक किसे बनाया? फरीद को। फरीद को इन्होंने क्या किया कि जलाल खां का संरक्षक बनाया। इस प्रकार से छात्रों जो फरीद को उसकी सौतेली मां ने उसकी जो पैतृक रियासत में रहने नहीं दिया और फरीद को बार बार अपनी जो जागीर छोड़नी पड़ी और विभिन्न जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम सूबेदार थे, उनकी सेवाएं करनी पड़ी और अंत में अपनी योग्यता के बल पर जो फरीद बिहार का डिप्टी गवर्नर बन गया। छात्रों, बिहार का जब ये डिप्टी गवर्नर बन जाता है तब जो मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह अपने पुत्र जलाल खां, मोहम्मद शाह का पुत्र कौन है? जलाल खां। जलाल खां का इसे संरक्षक नियुक्त करते हैं और 1528 ईस्वी में 1528 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है छात्रों? मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है छात्रों? मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। तब जो फरीद क्या करता है? अपनी जो शक्ति है, शक्ति में वृद्धि कर लेता है और वृद्धि करके और ये बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है। और मोहम्मद शाह की जो विधवा पत्नी है दूदू बेगम, मोहम्मद शाह की जो विधवा पत्नी कौन है? दूदू बेगम। दूदू बेगम ये मोहम्मद शाह की विधवा है। विधवा किसकी है? मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह की विधवा पत्नी है दूदू बेगम, इससे विवाह कर लेता है। कौन करता है? फरीद। छात्रों, इस प्रकार से उसने क्या है कि इससे विवाह करके और अपनी स्थिति मजबूत करके बिहार का वो शासक बन गया। छात्रों, जो शेरशाह की उपाधियां हैं, शेरशाह की उपाधि में उसे एक शेर खां की उपाधि दी गई है। जब शेर खां दक्षिण बिहार के शासक जो गवर्नर थे बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी करता था, तो उसने क्या किया कि बिना हथियार की सहायता से एक शेर को मार दिया, इसलिए इसे शेर खां के नाम से जाना गया। इसे बहार खान लोहानी ने शेर खां की उपाधि प्रदान की। तो इस प्रकार से छात्रों, विषम परिस्थितियों से होते हुए वो अपने योग्यता के बल पर, अपनी स्वामी भक्ति के बल पर जो फरीद था, फरीद ने बिहार के शासक के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। छात्रों, जब ये बिहार का शासक था तो उस समय भारत पर किसका साम्राज्य था? उसमें मुगलों का साम्राज्य आ चुका था और बाबर की 1530 में मृत्यु हो चुकी थी। और शेरशाह सूरी के समय जो अब शासक कौन है? शेरशाह सूरी के समय अब शासक है बाबर का पुत्र हुमायूं। कौन है छात्रों? बाबर का पुत्र हुमायूं। तो छात्रों, बिहार का शासक 1528 ईस्वी में जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है तब ये बिहार का शासक बन जाता है और मोहम्मद शाह की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लेता है। इस प्रकार से संपूर्ण बिहार पर उसका कब्जा हो जाता है। और शेरशाह ने क्या किया कि अब अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने चुनार के पूर्व गवर्नर, जो गवर्नर था, पूर्व गवर्नर ताज खान, चुनार दुर्ग का जो पूर्व गवर्नर था ताज खान, इसकी जो पत्नी थी विधवा पत्नी, ताज खान की मृत्यु हो चुकी थी, विधवा पत्नी थी लाड मलिका। कौन थी छात्रों? लाड मलिका। विधवा पत्नी थी लाड मलिका, इससे भी विवाह कर लिया। अर्थात दूदू बेगम मोहम्मद शाह की जो विधवा थी उससे विवाह करके बिहार का शासक बन चुका था। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शेरशाह ने क्या किया कि चुनार के जो गवर्नर थे,
चुनार के गवर्नर कौन? ताज था। तो इनकी पत्नी थी लाड मलिका, इससे भी इन्होंने क्या किया? विवाह कर लिया। और लाड मलिका से विवाह करने के बाद में चुनार का मजबूत किला, चुनार की सेना तथा चुनार में जो खजाना था, भारी मात्रा में खजाना प्राप्त हुआ, जिससे शेरशाह सूरी की आर्थिक स्थिति समृद्ध हो गई, शेरशाह सूरी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। तो छात्रों, इस प्रकार से जो शेरशाह ने क्या किया कि अपनी जो योग्यता के बल पर एक विशाल बिहार के साम्राज्य तथा चुनार के जो भारी मात्रा में चुनार का जो भारी खजाना था, उस खजाने को प्राप्त कर लिया। छात्रों, अब जो ये शेरशाह है, शेरशाह के समय जो दिल्ली का अर्थात भारत का जो शासक है वो कौन है? हुमायूं। शेरशाह और हुमायूं में अब टक्कर होगी छात्रों, शेरशाह व हुमायूं, शेरशाह व हुमायूं। छात्रों, इससे पहले अपन देख लेते हैं कि जब छात्रों शेरशाह का जन्म हो रहा है, उस समय दिल्ली पर किसका राज्य है? उस समय इब्राहिम लोदी का। किसका है? इब्राहिम लोदी। छात्रों, जब शेरशाह मुगलों की सेवा में गया था, उस समय किसका राज्य था? बाबर। किसका राज्य था छात्रों? बाबर का। और जब बिहार का शासक बना, तो उस समय किसका राज्य है? हुमायूं। इस प्रकार से तीन जो शासक हैं, उन तीन शासकों को देख चुका है कौन? शेरशाह। फरीद के समय में जब उसका जन्म हुआ था और वो इब्राहिम लोदी से 1519 ईस्वी में अपनी जो जागीर दिलाने के लिए वो गया था, जागीर दिलाने की प्रार्थना करने के लिए गया था, उसका शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। तथा 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। किसने? बाबर ने पराजित कर दिया था। और बाबर की 1530 में मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में शासक कौन बना? हुमायूं। इस प्रकार शेरशाह ने भारत में तीन शासकों को देखा अपने जीवन काल में, और उसने जो तीसरा शासक था, इसको भारत से बाहर भगा दिया। इस प्रकार से छात्रों, जो शेरशाह था, शेरशाह ने अपनी योग्यता के बल पे बिहार पर अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्य को बढ़ाने लगा। जब उसका साम्राज्य हुमायूं के साम्राज्य से स्पर्श करने लगा, तब क्या हुआ छात्रों? शेरशाह अर्थात शेर खान छात्रों, शेर खान और हुमायूं के बारे में पढ़ने से पहले जो इसकी उपाधियां हैं छात्रों, वो भी एक बार देख लेते हैं। उसकी उपाधि इस प्रकार से छात्रों, इसकी जो उपाधि है फरीद, वास्तविक जो नाम है वो क्या है? फरीद। वास्तविक नाम किसका है? शेरशाह का फरीद है। लेकिन यह दक्षिणी बिहार का गवर्नर है बहार खान लोहानी। जब बहार खान लोहानी के पास होता है तो ये क्या करता है छात्रों? एक शेर को जो बिना हथियार की सहायता से मार देता है, इसलिए बहार खान लोहानी से क्या करता है? शेर खान की उपाधि प्रदान करता है। कौन करता है? शेर खान की उपाधि कौन करता है छात्रों? बहार खान लोहानी द्वारा इसे शेर खान की उपाधि दी जाती है। जब ये बिहार का शासक बन गया, जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई 1528 में, उसके बाद में जब बिहार का शासक बन गया तो इसने क्या किया छात्रों? हजरत ए आला की उपाधि धारण की। ये शेरशाह की उपाधि है, हजरत ए आला की इसने क्या किया? उपाधि धारण की। और जब ये हुमायूं को पराजित कर देता है, कौन? ये फरीद, तब इसने उपाधि कौन सी धारण की? शेर शाह की उपाधि। हुमायूं को पराजित करने के बाद में जो फरीद उपाधि कौन सी धारण करता छात्रों? शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता। इस प्रकार से इसकी जो उपाधि है शेर खां, हजरत ए आला और शेर शाह। तो छात्रों, ये
फरीद है। फरीद अब शेर खान के नाम से जाना जा रहा है। कहाँ जाना जा रहा है ये? जब ये शेर को मार देता है तब ये शेर खान के नाम से जाना जा रहा है। और जब ये बिहार का राजा बन जाता है, बिहार का सुल्तान बनता है, उस समय ये हजरत आला की उपाधि धारण करता है। तो अभी जो शेर शाह है, जिसे शेर खां के नाम से जाना जाता है, उसमें और हुमायूं में अब युद्ध होता है। छात्रों, जो युद्ध हो रहा है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध हो रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट युद्ध है छात्रों, चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध छात्रों? चौसा का युद्ध। 26 जून 1539, 26 जून 1539 छात्रों, 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में शेर खान क्या करता है? हुमायूं को पराजित कर देता है। हुमायूं कौन है छात्रों? हुमायूं भारत का मुगल बादशाह है। भारत के मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित कर देता है। कौन करता है छात्रों? शेर शाह। कब करता है? 26 जून 1539 में। चौसा का एक महत्वपूर्ण युद्ध है छात्रों, टैग में भी पूछा जाता है आपके। चौसा के युद्ध में से पराजित कर देता है। इस युद्ध में छात्रों क्या हुआ? पराजित करके हुमायूं भाग रहा होता है अपने प्राण बचाने के लिए। जब भाग रहा होता है तब ये गंगा नदी को पार करता है। गंगा नदी में इस समय पानी ज्यादा है और ये पार कर रहा है। उस समय हुमायूं जो उसमें डूबने लगता है गंगा नदी में, तब एक निजाम नाम का निजाम सदका नाम का एक भिश्ती होता है। ये भिश्ती क्या करता है छात्रों? ये भिश्ती, निजाम सदका नाम का भिश्ती हुमायूं के प्राण बचाता है। तब हुमायूं निजाम सदका को कहता है कि जब मैं पुनः बादशाह बनूंगा, जब पुनः मेरे हाथ में शासन सत्ता आ जाएगी, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं तुझे एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। और जब हुमायूं शासक बनता है, भारत का मुगल बादशाह बनता है, तो वो निजाम सदका को बुलाता है और उसे एक दिन का बादशाह बनाता है। निजाम सदका ने चमड़े के सिक्के चलाए। एक दिन के बादशाह के शासनकाल में इसने क्या किया कि चमड़े के सिक्के चलाए। तो भारत के इतिहास में चमड़े के सिक्के चलाने वाला शासक कौन था? निजाम सदका। तो इसने एक ही काम किया, एक दिन का बादशाह था, काम भी यही करेगा। जिस चीज की जानकारी थी इसी प्रकार इसने काम कर लिया और इसने क्या किया कि चमड़े के सिक्के चलाए। तो इस प्रकार से भारतीय इतिहास में एक दिन का ये बादशाह बना और एक दिन में इसने क्या किया? चमड़े के सिक्के चलाए। तो इस प्रकार से चौसा के युद्ध में वो पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ छात्रों? चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया। इसके बाद में छात्रों जो शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज, कौन से युद्ध? कन्नौज या बीलग्राम, कन्नौज के युद्ध को बीलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज या बीलग्राम युद्ध। शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया 17 मई 1540 ईस्वी। 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खान ने क्या किया? हुमायूं को पराजित कर दिया। बीलग्राम या कन्नौज के युद्ध। इस युद्ध को दो नाम से जाना जाता है छात्रों, कन्नौज का युद्ध या बीलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया गया और हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। अर्थात इस युद्ध के बाद में शेर खां था। शेर खां ने शेर शाह अर्थात शेर शाह के नाम पर वो भारत का सुल्तान बना और द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की। कौन से वंश की? द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की, जो भारतीय इतिहास में सूर्य वंश के नाम से भी जाना गया। तो इस प्रकार से 1540 ईस्वी के कन्नौज या बीलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसे भारत से बाहर खदेड़ दिया। तब भारत का उसका वो पीछा करता रहा और हुमायूं भारत से बाहर चला गया। तो इस प्रकार से एक बार पुनः शेर शाह ने मुगलों की सत्ता को समाप्त करके और अफगान सत्ता को एक बार पुनः काबिज कर दिया। इस प्रकार से छात्रों शेर शाह सूरी ने क्या किया कि 1540 ईस्वी में भारत के सुल्तान के पद पर वो काबिज हुआ। सुल्तान बनने के बाद में छात्रों उसने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया और विजय अभियान के अंतर्गत उसने गग्गर प्रदेश पर आक्रमण किया
मालवा पर आक्रमण किया, मारवाड़ पर आक्रमण किया तथा रायसीन पर आक्रमण किया, कालिंजरा पर आक्रमण किया। इस प्रकार से इसने विशाल जो साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो छात्रों अब हम देखेंगे शेरशाह सूरी का विजय अभियान, शेरशाह सूरी द्वारा विजित किए गए क्षेत्र। शेरशाह का विजय अभियान। छात्रों शेरशाह के पास जो थे आगरा, दिल्ली, मालवा, मारवाड़, सिंध, गत्तर क्षेत्र, कालिंजर, रायसीन, ग्वालियर, दिल्ली, संभल, इस प्रकार के छात्रों क्षेत्र किसके पास में थे? ये क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो क्षेत्र तो आगरा, दिल्ली, मालवा, मारवाड़, सिंध, दक्कन क्षेत्र, कालिंजरा, रायसीन, ग्वालियर, संभल के क्षेत्र पर इसका अधिकार था। इस प्रकार से संपूर्ण पश्चिमी भारत, संपूर्ण उत्तरी भारत, इसके अलावा बंगाल पर इसका अधिकार था। बंगाल, बिहार, तो संपूर्ण पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत पर इसका क्या था? अधिकार था। इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना करनी थी। तो शेरशाह सूरी की छात्रों जो प्रमुख विजय है वो विजय इस प्रकार से है। शेरशाह सूरी की प्रमुख विजय, गख्खर प्रदेश पर विजय। कौन से प्रदेश पर छात्रों विजय? गख्खर प्रदेश पर विजय। विजय अभियान में गख्खर प्रदेश। छात्रों गख्खर प्रदेश में आजम खान व राय सारंग नाम के ये जो विद्रोही थे, ये विद्रोह कर रहे थे। और गख्खर का जो क्षेत्र था छात्रों, गख्खर का क्षेत्र झेलम तथा सिंधु नदी, कौन सी? सिंधु या झेलम? सिंधु तथा झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम। सिंधु तथा झेलम नदियों का क्षेत्र था। अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र था। गख्खर क्षेत्र प्रदेश कहलाता था। यहाँ पर आदमखान था। राय सारंग नाम के जो विद्रोही नेता थे वो विद्रोह कर रहे थे। अब शेरशाह सूरी ने इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया? एक विशाल सेना भेजी तथा इस विद्रोह को कुचल दिया। परंतु शेरशाह सूरी ने विचार किया कि कालांतर में इस क्षेत्र में विद्रोह न हो, कालांतर में इस प्रकार के विद्रोह न हो, इसलिए क्या किया छात्रों? जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी ने गख्खर प्रदेश के विद्रोह को दबाने के लिए रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने करवाया छात्रों? शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया और इस प्रकार से गख्खर क्षेत्र के इन विद्रोह को उसने दबा दिया। अब छात्रों बंगाल, अगला जो इसका जो अभियान था बंगाल में शांति स्थापित करना। बंगाल में शांति स्थापित करना। बंगाल में शांति स्थापित करना। छात्रों शेरशाह सूरी के समय बंगाल का जो गवर्नर था खिज़्र खां कौन था छात्रों? खिज़्र खां। शेरशाह सूरी के समय बंगाल का जो गवर्नर है वो खिज़्र खां है और ये विद्रोह कर रहा है। तो 1541 ईस्वी में खिज़्र खां के विद्रोह को दबाने के लिए शेरशाह ने विशाल सेना भेजी तथा खिज़्र खां को बंदी बना लिया गया।
इसे कारावास में डाल दिया गया और बंगाल में शांति स्थापित कर दी गई। लेकिन शेर शाह के समक्ष एक बड़ी जो ये समस्या थी कि बंगाल का जो विशाल प्रांत है, बंगाल के विशाल प्रांत पे जो दिल्ली में बैठकर वो शासन नहीं चला सकता था, इसलिए उसने क्या किया कि बंगाल को विभाजित कर दिया। अर्थात बंगाल में सरकारें उसने सरकार मतलब जिला, बंगाल में उसने क्या किया, सरकारें स्थापित की। सरकारें बंगाल में उसने क्या किया, सरकारें, सरकार को क्या कहते हैं, जिला। अर्थात बंगाल का जो साम्राज्य था, बंगाल का क्षेत्र था, उसे जिलों में उसने विभक्त कर दिया ताकि शासन को आसानी से चलाया जा सके। तो इस प्रकार से छात्रों जो उसने खिजर खां को पराजित करके 1441 ईस्वी में खिजर खां को पराजित किया। और पराजित करने के बाद में छात्रों उसने क्या किया कि बंगाल को सरकारों में बांट दिया और बंगाल में एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था फाजिलत। बंगाल में कौन सा अधिकारी नियुक्त किया, फाजिलत। बंगाल में उसने फाजिलत नाम का अधिकारी नियुक्त किया। इसका कार्य क्या था छात्रों, आपसी झगड़ों का निपटारा, झगड़ों का निपटारा करना। आपस में कोई भी झगड़े हो जाते थे छात्रों, उस आपसी झगड़े का निपटारा कौन करता था, फाजिलत नाम का ये अधिकारी था। ये आपसी झगड़ों का क्या करता था छात्रों, निपटारा करता था। तो इस प्रकार से छात्रों बंगाल में जो शेर शाह सूरी द्वारा शांति स्थापित की गई और बंगाल पर विजय के पश्चात उसने मालवा पर अभियान किया, मालवा पर विजय प्राप्त की। तो अगला उसका जो विजय अभियान था, विजय अभियान कौन सा था छात्रों, मालवा। कौन सा अभियान, मालवा, वर्तमान का मध्य प्रदेश, मालवा पर विजय। शेर शाह सूरी ने बंगाल में शांति स्थापित करने के बाद में 1541 ईस्वी में मालवा के शासक कादिर शाह, कौन सा, कादिर शाह, मालवा का शासक कौन था 1541 ईस्वी में, मालवा किसके कब्जे में था, कादिर शाह के कब्जे में। तो शेर शाह सूरी ने कादिर शाह को 1541 ईस्वी में पराजित किया। तो इसे पराजित करने के बाद में शेर शाह सूरी ने मालवा पर कब्जा कर लिया और मालवा में शांति स्थापित की। इस प्रकार से छात्रों उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा मालवा पर विजय प्राप्त करने के बाद में अब शेर शाह का जो अगला अभियान है वो है रायसीन विजय। रायसीन विजय छात्रों 1543 ईस्वी में रायसीन पर कब आक्रमण हुआ छात्रों, 1543 ईस्वी। रायसीन का राजा कौन है छात्रों, रायसीन का राजा है पूरणमल, राजपूत शासक है। रायसीन का शासक कौन है, पूरणमल, राजपूत शासक है ये, राजपूत शासक। इस पे जो आक्रमण कर रहा है, आक्रमणकारी कौन है, आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी वो है शेर शाह सूरी क्या कर रहा है, इस पर आक्रमण कर रहा है। कब कर रहा है आक्रमण, 1543 ईस्वी में आक्रमण कर रहा है छात्रों। शेर शाह सूरी ने 1543 ईस्वी में रायसीन के राजा पूरणमल का आक्रमण किया और रायसीन के किले को चारों तरफ से घेर लिया। रायसीन का जब किला चारों तरफ से घेर लिया गया, परंतु काफी लंबे प्रयास के बाद में भी शेर शाह सूरी इस किले को जीत नहीं पाया। रायसीन के किले को जब जीतने में वो असमर्थ रहा, तब उसने राजा पूरणमल जो रायसीन के राजा हैं उनके पास में एक फरमान अर्थात एक पत्र भेजा और कहा कि हम आपसे संधि करने के लिए तैयार हैं और हम आपके जान मान की रक्षा करेंगे। ये उसने कहा। पूरणमल शेर शाह सूरी की बातों में आ गया और शेर शाह सूरी ने कहा कि मैं कुरान जो ग्रंथ है उसकी मैं शपथ खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हारे जान माल की मैं रक्षा करूंगा। यह कहकर यह उसने आश्वासन दिलाया। तब जो राजा पूरणमल थे, राजा पूरणमल कहाँ पहुंचे, शेर शाह से मिलने पहुंचे और शेर शाह से जब मिलने पहुंचे उसी समय चंदेरी के जो मुसलमान थे, कहाँ के,
चंदेरी के मुसलमान, चंदेरी के जो मुस्लिम थे, मुस्लिमों ने क्या किया, शेर शाह सूरी के कान भरने प्रारंभ कर दिए और कहा कि ये राजा जो पूर्णमल है ये हम पे अत्याचार करता है, इसके अत्याचारों से हम परेशान हैं। अतः शेर शाह सूरी को जब मुसलमानों ने कहा तो शेर शाह सूरी चंदेरी के मुसलमानों की बातों में आ गया और उसने प्रातःकाल ही 1443 ईस्वी में इस किले को घेरा गया था और इसने क्या किया, शेर शाह सूरी ने प्रातःकालीन समय में ही ये राजा पूर्णमल के शिविर को घेर लिया। अब राजा जो पूर्णमल था, राजा पूर्णमल को जब इस बात का पता चला कि हमें जो शेर शाह सूरी ने हमारे साथ में धोखा किया है और हमें घेरा जा चुका है, तब इन जो रायसेन के जो राजपूत योद्धा थे उन्होंने अपने पत्नियों की सतीत्व की रक्षा के लिए तथा उनके बच्चों को मुस्लिम शासक शेर शाह सूरी दास नहीं बनाए, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्हें अपनी तलवारों से, अपने हाथों से, अपनी तलवार से उनका जो क्या की हत्याएं कर दी और शेर शाह सूरी से लड़ते हुए राजा पूर्णमल वीर गति को प्राप्त हुए। सैकड़ों हजारों की संख्या में राजपूत योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। जो स्त्रियां बच गई थी उन्हें शेर शाह सूरी ने पकड़ लिया, अपनी दासियां बना लिया। इस प्रकार से शेर शाह सूरी ने राजा पूर्णमल के साथ में धोखा किया। यह जो घटना हुई अर्थात कुरान की शपथ भी खा लेता है और उसके बाद में धोखा भी करता है। ये घटनाएं शेर शाह सूरी के नाम पर क्या है, ये धब्बा है। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव कहते हैं, A.L. श्रीवास्तव, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव क्या बताते हैं कि ये घटना थी कौन सी कि पूरा इसने राजा पूर्णमल के साथ में धोखा किया। ये घटना शेर शाह के इतिहास पर उसके नाम पर एक क्या है, धब्बा है, इसके नाम पर एक कलंक है। तो इस प्रकार से ये और जो एक प्रत्यक्षदर्शी कहा जाता है कि प्रत्यक्षदर्शी था जब शेर शाह क्या करता है, प्रत्यक्षदर्शी शेर शाह शपथ खाता है कि मैं शपथ खाता हूं कि मैं तुम्हारे जान माल की रक्षा करूंगा। तो इस शपथ जब वो खा रहा था तो इस शपथ को का जो प्रत्यक्षदर्शी था वो था कुतुब खां नाम का कुतुब खां नाम का जो व्यक्ति है ये प्रत्यक्षदर्शी था। शेर शाह द्वारा जब शपथ खाई गई थी तो उस समय ये देख रहा था जब शेर शाह ने रायसेन के राजा पूर्णमल के साथ में विश्वासघात किया तो ये कुतुब खां इतना आहत हुआ कि इसने आत्महत्या कर ली। कुतुब खां ने आत्महत्या कर ली ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार से धोखे से शेर शाह सूरी ने राजा पूर्णमल के किले रायसेन पर अधिकार किया।